देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर में हम लोगों को ये देखना है कि जैसे कि $1 हम लोग ले रहे हैं, कितने रुपए का पड़ता है अभी $1? 82, 83, 83, 82 आगे पीछे होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। ये कहाँ से डिसाइड होता है? तो इसके लिए भी अलग अलग मार्केट है। कॉमोडिटी मार्केट जैसा होता है वैसे ही इंडाइसेस मार्केट होता है, इंडेक्सिंग मार्केट होता है, करेंसी मार्केट भी इसको कहा जाता है। तो करेंसी मार्केट के अंदर में ना सिर्फ इंडियन डॉलर का ट्रेड होता है, बल्कि करेंसी मार्केट के अंदर में दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं। और ये इसमें प्राइस कैसे डिसाइड होती है? तो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर पे। जैसे कि मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल अभी हम हटा देते हैं, हम मान लो यूके के, हम लोग के यहाँ क्या चलता है? ब्रिटिश पाउंड चलता है। और अमेरिका का ये भाई साहब है अमेरिका के, तो इनके यहाँ चलता है यूएस डॉलर। तो अब पाउंड और डॉलर का एक्सचेंज होगा। तो अब पाउंड वाले बोल रहे हैं कि भैया हमको डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। डॉलर की डिमांड क्यों होगी? पाउंड वालों को, उनकी भी तो कंट्री डेवलप्ड है, जरूरत होगी, क्योंकि पेट्रो डॉलर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत जब भी आप क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो आपको डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा। ओपेक कंट्रीज के साथ में किया था, अमेरिका बड़ा चालू है। तो अब चाहिए भैया पेट्रोल, तो किसको? यूके को भी चाहिए, यूनाइटेड किंगडम को भी पेट्रोल चाहिए, क्योंकि पेट्रोल चाहिए। मेरे को फोकस यहीं रखना पड़ेगा, वहाँ को इग्नोर करके। यूके को भी चाहिए पेट्रोल, तो पेट्रोल चाहिए तो भैया पेमेंट करना पड़ेगा। और डॉलर तो है किसके पास? अमेरिका के पास। हमारे पास है क्या? पाउंड। हमको किस चीज की डिमांड हो रही है? डॉलर की। तो हम क्या करेंगे? अमेरिका के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया तुम हमको क्या दे दे? डॉलर दे दे। तो वो डॉलर देने में हम लोगों ने आपस में डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, अभी ये सप्लाई कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। तो हमारी अगर डिमांड ज़्यादा है और वो सप्लाई करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? भाव बढ़ाना पड़ेगा। पहले हम उसको एक क्या दिए थे? ऑफर दिए थे। क्या ऑफर दिए थे? कि $1 1 पाउंड के बराबर में दे दे, मतलब हम तेरे को 1 पाउंड, इसको $1 दे दे। बोला हाँ, मुंह फुलाया, नहीं देता, जरूरत नहीं, मेरे को नहीं बेचूंगा, बक ऐसा बोल दिया। हम क्या बोलेंगे? भैया $2 पाउंड ले लेना, 2 पाउंड ले लेना, $1 दे दे। अभी भी बोला, अभी वो $2 में सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है। $1 को 2 पाउंड में सप्लाई करने के लिए इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। क्या? जब एक करेंसी दूसरे करेंसी की वैल्यू में क्या हो रही है? डिसाइड हो रही। जैसे कि ये दे कितना रहा है? $1, पर बदले में दे रहे हैं 2 पाउंड, तब भी ये इंटरेस्टेड नहीं है, तब ये सप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड, इसको इस फॉरेन एक्सचेंज में भी करने के लिए रेडी नहीं है। ये बोला बक नहीं देता। अब फिर हम बोले भैया तू एक काम कर, 10 रख ले, 10 पाउंड रख ले $1 के बदले। हमने क्या इसको दे दिया? क्या बना दिया कि $1, क्या कोटेशन दिया है? $1 इज इक्वल टू 10 पाउंड। पाउंड कैसे बनाते हैं? कैसे करके? एल, अच्छा ऐसे, ऐसे टाइप का कुछ, हाँ ठीक है, कैसे ही बनाते होंगे, हमको रुपया से मतलब, हम भारतीय आदमी, हमको ये सब नहीं पता रहता। ठीक, जो भी है यान फून जो भी है, हाँ ठीक, लो एक ही लाइन बना दी। अब अच्छा बीच का एक लाइन रहेगा, लो अरे जो भी रहता तुम समझ गए ना। ये ए लो, ए लो, लो अंत में मेरे से बनवा के ही चिराओगे तुम लोग, ऐसा बोलना चाह रहे हो? दिखा कैसे दिखाई थी? एक तो और दिखा, थोड़ा ड्राइंग सीख लेते हैं। ये अच्छा ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ऐसा, जब से बोल रहे थे बैगन बनवा दिए तुम लोग हैं। तो $1 इज 10 पाउंड देने के लिए हम तैयार हैं। तो जब एक करेंसी दूसरे करेंसी एक्सप्रेस्ड हो, ये एक्सप्रेस ही तो हो रहा है ना, कि इसके बदले इतना कितना, किसके बदले कितना कितना, तो इतना इतना, तो इतना इतना, कितना कितना, इतना इतना, ऐसा वाला जो बात हो रहा है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। यही क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हेन द वन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अनदर करेंसी, एक्सचेंज रेट। इस रेट के तहत आप क्या करना चाहते हो? अब आप बोले $1 आप दे दो, हम बदले में आपको कितना देंगे? 10 पाउंड। हम कौन थे? बायर थे। किस चीज के? डॉलर के बायर थे हम कौन थे? डॉलर के बायर। हम क्या देने के लिए तैयार हैं? उस डॉलर के बदले पाउंड। अब वो पाउंड को रख करके हमको क्या सप्लाई करेगा? डॉलर सप्लाई करेगा। खुद की करेंसी थी डॉलर, अब वो रेडी हो गया।
हाँ ठीक है, चलो ले जाना, ठीक है ले जाओ। ये हो गया क्या, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई मीट, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम वेयर द बायर इज रेडी टू बाय एंड द सेलर इज रेडी टू सेल, सच अ एक्सचेंज रेट विल बी नोन एज, such a exchange rate where the market decide by the factor of demand and supply, such a exchange rate system will be known as flexible exchange rate system। क्या बोलेंगे इसको, flexible exchange rate system। आपको पहले तो समझ में आ गया एक्सचेंज रेट किसको बोला जाता है, अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आप समझ चुके हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, वेयर द गवर्नमेंट डिसाइड्स द प्राइस, की सरकार ने बोल दिया कि भैया $1 इज इक्वल टू 5 पाउंड या $1 इज इक्वल टू 50 रुपया, उतने में ही डील होगा, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, फिक्स्ड। लेकिन ऐसे में बताओ ना कौन खरीद, अमेरिका तो बेचना नहीं चाहेगा डॉलर, अमेरिका बोले बक निकल नहीं दे, और हमको दे दे माल, हमको पेट्रोल खरीदना है, देश चलाना है, हमको इंपोर्ट्स करना है गुड्स, नेसेसरी गुड्स को, दवाइयों को, क्रूड ऑयल्स को, हम कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, तू नहीं देगा चच्चा, हमारा डेफिसिट में जाता है, हम इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, हमारे पास तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चेंज करेगा, हमारा बैलेंस होगा पेमेंट करने का, तू नहीं देगा, हमको वो अगला सामान नहीं देगा, डॉलर नहीं देंगे हम उसको, तो दे दे चच्चा, तो वो बोलेगा नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि तू सरकारी रेट में लेने आया मेरे से, रेट को दुनिया में कहीं नहीं चलाया जाता, आजकल कहीं नहीं चलता, पहले चलता था, पर इससे क्या होता है, कंट्री के ट्रांजैक्शंस कम हो जाते हैं, कोई बेचने नहीं चाहेगा, वहां का कोई दुकानदार बेचना नहीं चाहेगा, और हम लोग खरीदना चाहेंगे पर वो बेचना नहीं चाहेगा। और वैसे ही हमारे लोग सप्लाई ज्यादा करना चाहेंगे, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट मार्केट, क्योंकि हमको ज्यादा डॉलर मिलेगा, यहाँ 50 रुपया में सामान बेचेंगे, वहां $1 कमा के लाएंगे, तो ये दोनों साइड इफेक्ट पड़ता है। कब, जब आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लगा दोगे तो आपकी इकोनॉमी में ट्रेड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और आपको फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट करने में दिक्कत जाएगा, क्योंकि अगला रेडी नहीं रहेगा। वी आर रेडी टू बाय $1 एट 50 रुपीज, बट ही इज नॉट रेडी टू सेल हिज $1 फॉर 50 रुपी। तो इसीलिए ये रेट को करके क्या करा गया, एक नया सिस्टम बनाया गया, मैनेज फ्लोटिंग रेट, जिसके अंदर में $1 इज इक्वल टू, जो अगर 40 से नीचे गया, 40 से नीचे गया $1 इज इक्वल टू 40 रुपए, कैपिंग लगा दिया, और $1 90 रुपए से ऊपर गया अगर, तो 40 से मार्केट डिसाइड करे डिमांड सप्लाई फैक्टर से क्या होगा, उसमें कोई सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, पर अगर 90 तो भी मार्केट में डील कितने में होगी, 90 में। अब तुम समझो कैसे 90 में हो रही है, जैसे अभी की इसको कंट्रोल कर रहा है कौन, आरबीआई। कैसे कंट्रोल कर रहा है, मैनेज फ्लोटिंग रेट लगा के। कैसे, आरबीआई के पास पहले से बड़ा डॉलर का गुल्लक पड़ा हुआ है, जब मार्केट में रेट बहुत हाई हो जाता है ना, मतलब ये बोल दिया बक नहीं बेचूंगा, 80 में भी नहीं दूंगा, बक 90 में दूंगा, अब हम तो पहले कैपिंग लगा के रखे, मान लो 85 में, तो उसको आरबीआई कंट्रोल करता है। कैसे, कैपिंग लगा देने से थोड़ी बस हो जाता है, रियल वर्ल्ड में आरबीआई, और फिर क्या पूरी देश चलते रहेगा, लोग थोड़ी मानेंगे। तो क्या करना पड़ता है हमको, हमारी कंट्री के अंदर में डॉलर सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। और ये डॉलर सप्लाई कैसे बढ़ाता है आरबीआई, आरबीआई के बड़े बड़े एक्सचेंज रेट्स बने हुए हैं भारत में। आपको डॉलर की ज़रूरत है, जो भी प्राइवेट इंसान को, किसी को घूमने जाना है, किसी को सामान मंगाना है, तो उसको डॉलर में चाहिए उसके बैंक खाते में पैसा, या वो यहाँ से इंडियन रुपी में भेज रहा है बाय रुपए पैक मैकेनिज्म यूज़ करके, पर वहाँ जब पेमेंट रुपये मैकेनिज्म जो भारत का है, वो वहाँ जब उसको पेमेंट करेगा तो किस में करेगा, डॉलर में करेगा। तो ये जो कन्वर्जन में आरबीआई को डॉलर लग रहा है, वो आरबीआई कहाँ से लाता है, अपने गुल्लक से। जब 40 से सस्ता हो जाएगा, जब डॉलर सस्ता होगा, तब आरबीआई अपना रिजर्व बढ़ाएगा और आपको कितने में देगा, 40 में देगा। जैसे कि मान लो $1 इज इक्वल टू 20 रुपये हो गया, तो आपको 20 रुपये में नहीं मिलेगा, वो 20 रुपये में खरीदेगा आरबीआई, बड़ा चालू है, चालू नहीं है, देश चला रहा है, 20 में खरीदेगा और अपना भरते जाएगा तिजोरी। लेकिन आपको जब वो एक्सचेंज करने जाओगे उसके एक्सचेंज काउंटर्स में, आरबीआई काउंटर में, तो आपको कितने में देगा, 40 में। उस समय वो बाय तरीके से डिमांड बढ़ा के पूरा स्टोर कर लेगा डॉलर को, क्योंकि उसको लगता है डॉलर एक सेफेस्ट करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी है, और ये मेरे को आने वाले समय में काम आएगी, जैसे आज काम आ रही है। क्या, कि भैया कल के दिन अगर हमारे कंट्री के लोग डिमांड ज़्यादा करने लगे डॉलर की, हमारे कंट्री के लोग डिमांड ज़्यादा करने लगे डॉलर की, और
वो हीरो जो है वो बोल दिया अब 100 रुपये में दूंगा $1, तो हम उसके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। हम क्या करेंगे, उससे डिमांड करना बंद करवा देंगे। आरबीआई कैसे बंद करवाएगी, उससे खरीदना कम करवा देगी उस समय, और उसको पूर्ति करने के लिए भाई लोगों की डिमांड तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब लोगों को क्या मतलब, चाहे आप डॉलर खरीद के लाए आपकी सरकार यूएस मार्केट से, चाहे अपने ही रिजर्व को निकाल के मार्केट में सप्लाई कर दे उस डिमांड को पूरा करने के लिए, यही दूसरा काम करती है। कब, जब मार्केट में एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का जो डिमांड है वो हाई हो जाता है सप्लाई से, और फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो रेट तय करता है अमेरिका, वो हमारे लिमिट से ऊपर हो जाता है। और ये लिमिट कौन सेट करती है, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठ करके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझ तो आ ही रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। 100 में फिर हम 100 में हम खरीदते ही नहीं, हम अपने सप्लाई से करते हैं, 85 में ही फिर हमको देगा, ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ में मनी के डिफरेंसेस के चलते आए हुए मंदी और तेजी को कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने के लिए ऐसा करता है कौन, आरबीआई। इसको हम बोलते हैं क्या, मैनेज फ्लोटिंग रेट या मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। समझ में आया। गवर्नर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये आपको लिख के एग्जाम में आने की जरूरत नहीं है, होता क्या है बस इतना पूछा है ABC। जी दीदी, और वो कैसे डिसाइड करता है, क्या करता है, वो आप तीनों साल नहीं पढ़ोगे बीकॉम के, ना एमकॉम के, दोनों साल पढ़ोगे। ये सिर्फ आप पढ़ोगे जब आप IRS की तैयारी करने जाओगे, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज की, सिर्फ तभी पढ़ोगे आप, बाकी कहीं नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, देखिए टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसे होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है, और डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो क्या हो जाएगा, मान लो, चलो यहीं बना लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इधर पे हम लोग रख देते हैं क्या, हमेशा ध्यान रखना हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक्सचेंज रेट, क्या रखेंगे, अच्छा एक्सचेंज रेट तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई रहेगा। किसी एक चीज़ का बनाओ, अगर मैं यहाँ रुपी लिख दूँ, यहाँ डॉलर लिख दूँ, तो दो करेंसीज एक साथ एक ही डेटा में नहीं हो सकती। क्या बोला मैं, दो चीज़ एक साथ एक ही डेटा पे नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे क्या रखना चाहिए मेरे को, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई रखना चाहिए, और यहाँ पे क्या रखना चाहिए, एक्सचेंज रेट रखना चाहिए। जैसे कि मान लो ये यहाँ पे रख दो डॉलर की एंड सप्लाई, और यहाँ पे रख दो क्या, प्राइस, $1 के बदले 30 रुपया, एक्सचेंज रेट रख दो 20 रुपया, 10 रुपया, ऐसा रख दो। तो आप बताओ, $1, $2, $3 ऐसा बना लो। तो जब हम 10 रुपये देते हैं तो वो कैसा बेचना चाहता है, $1 बेचना चाहता है। जब हम 20 रुपये देते हैं $1 के बदले में तो कितना डॉलर बेचना चाहता है, $2। जब हम 30 रुपये देते हैं उसको तो कितना डॉलर बेचना चाहता है, $3। और ऐसे करके ये बन गया हमारा क्या, सप्लाई का कर्व। सप्लाई तो हमेशा अपवर्ड जाती कि नहीं जाती। ये हो गया किसका बिहेवियर, सेलर का बिहेवियर जो सामान को सप्लाई कर रहा है। अब बायर का बिहेवियर क्या रहेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगी वैसे वैसे डिमांड क्या करते जाएगा, कम करते जाएगा। अब जैसे 10 रुपये था तो डिमांड कितना करना चाहता है, $3, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। जब 20 रुपये हुआ तो क्या करना चाहता है, थोड़ा कम खरीदना चाहता है। डिमांड क्या कर देगा, प्राइस के बढ़ने पे कम कर देगा। जब 30 रुपये हो गया तो वो कितना लेगा, $1। इसका मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है। लिख दूँ इस बात को, प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगा पर डिमांड कम होगा, और प्राइस के घटने पे, प्राइस मतलब एक्सचेंज रेट, प्राइस मतलब एक्सचेंज रेट ER, समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ। अब प्राइस के घटने पे सप्लाई भी घटेगी क्योंकि डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पर डिमांड बढ़ेगी। और यही डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर किसी बीच वाली जगह पे क्या करेगा, मीट करेगा, जहाँ पे बनाएगा क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इधर ही बना दूँ डिमांड का कर्व भी दीदी,
बना दूं? ये मान लो हमारा डिमांड का कर्व है, काम चला लो, हम इधर से उठा के डिमांड कर्व को इत्थे रख दिए, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे 30 रुपए की प्राइस पे, जरा 30 रुपए की प्राइस देखना, जब $1 इज इक्वल टू 30 रुपए था तो हम डिमांड कितना करना चाहते थे, $1, ठीक है। लेकिन सप्लाई कितना हो रहा था, $3। फिर से बोल दूं तनिषा, क्या बोला मैं, जब $1 इज इक्वल टू 30 रुपए हुआ तो ये देखो डिमांड का कर्व है, हम डिमांड कितना करना चाह रहे हैं, $1, पर सप्लाई कितना हो रहा है उस प्राइस पे, मतलब सेलर्स आर रेडी टू सेल मोर एट दिस प्राइस बट बायर आर रेडी टू बाय लेस। तो इतने से क्या आ रहा है, बायर और सेलर के बीच में $2 का एक्सेस सप्लाई, क्या रहा है, एक्सेस सप्लाई किस बात को प्रेशर देगा कि डिमांड जो एक्सचेंज रेट डिसाइड है वो किधर तरफ जाए, नीचे की तरफ। एक्सेस सप्लाई अपना प्रेशर कहाँ लगाएगा, क्योंकि अब जब इतना सप्लाई मार्केट में एक्सेस रहेगा तो कंपटीशन किसके बीच में हो जाएगा, सेलर के बीच में, मैं बेचूंगा मैं बेचूंगा मैं बेचूंगा, पर बायर तो उतने हैं नहीं, तो सेलर्स आपस में कंपटीशन करके प्राइस को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। वो बोलेंगे मैं चलो आपको 2.5 रुपए में, मतलब 25 रुपए में $1 दे दूंगा, वो बोलेगा मैं आपको 20 रुपए में $1 दे दूंगा। तो जैसा ही उन लोग प्राइस तोड़े कंपटीशन के चक्कर में सेलर, यहाँ बायर बढ़ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी प्राइस कम हुई तो बायर बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, और थोड़े सेलर जो रेस में लगे हुए थे वो हट जाएंगे। तो ये प्रेशर कहाँ दे रहा है एक्सचेंज रेट को, नीचे की तरफ, कि वापस वो एक्सचेंज रेट कितने में आ जाए, 20 में आ जाए। ये समझ में आया कि ये जो एक्सेस सप्लाई था वो किधर की तरफ प्रेशर दे रहा है, नीचे की तरफ। अब मान लो जब 10 रुपए था एक्सचेंज रेट, तो 10 रुपए में कितना बायर खरीदना चाहता था, देखो डिमांड कहाँ पे है, यहाँ पे है, बायर कितना खरीदना चाहता है, $3, पर सेलर सप्लाई कितना करना चाहता है, एक देखो ये सप्लाई कर था, कौन सा वाला, ये वाला सप्लाई कर, और ये डिमांड कर था। इस पॉइंट पे जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होने पे किसके बीच में कंपटीशन होगा, बायर्स के बीच में। बायर्स क्या बोलेंगे, मेरे को दो मेरे को दो, मैं 22 रुपए दूंगा, मेरे को दो $1। सेलर बेचना कम चाह रहा है, $1 बस बेचना चाह रहा है, पर खरीदने वाले हम 3 लोग हैं मान लो, मैं बोलूंगा 20 की जगह मैं 22 दूंगा, ये बोली 23 दूंगी, बोली 25 दूंगी, मैं बोला 27 दूंगा, 27 27 27 1 27 2, ये बोली नहीं नहीं 30 दूंगी, 30 30 30 30 30। किस तरफ फोर्स कर रहा है ये मार्केट को जाने के लिए, अपवर्ड की तरफ। कौन, एक्सेस डिमांड। एक्सेस सप्लाई डाउनवर्ड प्रेशर डालता है, हाँ, एक्सेस डिमांड ऊपर की तरफ रेट बढ़ाएगा। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो सेलर थोड़े बढ़ेंगे और बायर थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये एक ऐसे पॉइंट पे आ गए, तो इधर सुनो, मैं फ्लो मत तोड़ो, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, मां कसम। तो इधर देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वापस आ गए कि नहीं आ गए। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, गर्ल्स शांति से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, उनके चक्कर मत रहो, बॉयज नालायक हैं। इधर देखिए, ये पॉइंट क्या आ गया, उन लोग को समझना था, जितना उन लोग सुन लिया, अब मस्ती कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, मतलब ये प्राइस हो जाएगा क्या, डिसाइड। इसको अपन बोलते हैं किस टाइप के रेट से डिसाइड होना, मार्केट रिसाइड से। इसको अपन कैसा रेट बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर के लग करके प्राइस का डिसाइड होना। तो समझ में आया आप लोग को अच्छे से क्या होता है भैया, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, और सप्लाई का ये देख, एक्सचेंज रेट का सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा, इसीलिए सप्लाई कर अपवर्ड की तरफ जाता है। एक्सचेंज रेट और प्राइस एक ही है, हाँ, और एक्सचेंज रेट के डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप जो वहां पढ़े थे वो यहाँ भी है, कोई अंतर नहीं है। ये समझ में आया आप लोग को। तो ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी आप लोग का कंप्लीट कर दिए। अब इसके आगे का एक्सचेंज रेट की करेंसीज में डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन 3 टर्म आएगा।
डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और एक टर्म और लाऊंगा मैं बीच में, डिवैल्यूएशन। उसके बारे में हम आपको बताएंगे किसको क्या बोलते हैं। फिलहाल तो सिर्फ डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन समझेंगे हम लोग अगले वीडियो में। यहाँ तक हम आप लोग को रोक रहे हैं, कहाँ तक समझा करके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम तक समझा करके। यहाँ तक एक बार आप लोग रीडिंग करके आइएगा। कल आप लोग को यहाँ पे समझाएंगे क्या, किस प्रकार से डेप्रिसिएशन होता है, एप्रिसिएशन होता है, कैसे चाइना जो है वो अपनी करेंसी को जानबूझ के डेप्रिसिएट करके रखा है, घटा के रखा है, मतलब डिवैल्यूएट करके रखा है। तो कुछ नया टर्म्स बोलेंगे और बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है। पहले आसान भाषा में समझाएंगे, फिर जटिल करते जाएंगे। आसान में डाउट्स पूछ लेना, डाउट्स क्लियर होने के बाद जटिल करेंगे। अगर क्लास का लेवल लगा तभी उतना बोलूंगा, नहीं तो शांत रहूंगा, पता ही नहीं चलेगा क्या नहीं बोला हूं। तो डाउट्स लेवल के पूछते जाएंगे ताकि लेवल का एक्सप्लेनेशन और आगे का मैं देते जाऊं। मतलब सिली डाउट सिली समय में पूछ के क्लियर करके ही जब आप ग्रीन सिग्नल दिखाओगे तब आगे बोलूंगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा बोल सकता हूं, पर मुझे ये बैच के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना सारा बोलूं, क्योंकि उतना सारा काम अभी फिलहाल के बोर्ड्स में नहीं आना है। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट रेट को स्पॉन्टेनियस रेट भी कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस रेट मतलब ये, जैसे आप पीछे चाय पीने जाओगे तो ऑन द स्पॉट चाय करके बोलते हैं, है ना, पीछे साइड ऑन द स्पॉट चाय। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट चाय नहीं, ऑन द स्पॉट चाय यहाँ पे है, ये जो आपका हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल, हाँ, उसके जस्ट बाहर साइड में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वही है। तो ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत, तत्कालिक, ऑन द स्पॉट मतलब तत्काल। तो ऐसा रेट जो तत्काल ट्रेड कर रहे हैं और तत्काल हम लोगों ने बायर एंड सेलर ने मिलकर डिसाइड कर लिया, उस रेट का नाम दे दिया गया स्पॉट। ऑन द स्पॉट डिसाइड हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई ध्यान रहे। हाँ चल 20 में नहीं देगा, हाँ 30 में नहीं देगा, हाँ 25 में देगा। ये क्या हो गया रेट? $1 = 25। इसमें तू बेचने भी तैयार है, मतलब 25 रुपए देने भी तैयार है, और वो $1 देने भी तैयार है, तुरंत ऑन द स्पॉट। और फॉरवर्ड रेट मतलब क्या होता है? आज से आने वाले 1 साल तक हम इस रेट में डील करेंगे। तो जो भी आने वाले साल तक जो फ्यूचर की बात अभी से डिसाइड हो जा रही प्रेजेंट रेट पे, ऐसे रेट को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रेट। नहीं, 80 रुपए तक नहीं, $1 = 70 रुपए में डील करेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल 1 साल तक पेट्रोल खरीदेंगे इसी रेट में। ऐसा तब करते हैं लोग फॉरवर्ड रेट को जब उनको अपने मतलब बिजनेस में रिस्क की कम जरूरत हो, अनसर्टेनिटी की कम जरूरत हो, कि भैया आपका मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है, मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा दो इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में। तो आप पहले से क्या कर लो, एक रेट डिसाइड कर लो, ताकि जो भी प्रॉफिट और लॉस हो वो एक्सचेंज रेट के चलते ना हो, वो अपने सामान के बेचने के चलते फायदा घाटा हो, पर एक्सचेंज रेट के चलते ये सब ना हो। इसके लिए ये करते हैं, बहुत अच्छी चीज है फॉरवर्ड रेट। समझ आया? तो 2 प्रकार के ट्रेड में, मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर में ऑपरेशंस, मतलब बिजनेस किस प्रकार से एक्सचेंज करता है रेट को, तत्काल डिसाइड करके या फ्यूचर का पहले से डिसाइड करके। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा बचा है आप लोग को डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन बताना। इतने में आप लोग को चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो जाएगी। समझ आया? हाँ, रीडिंग्स आप लोग घर में करते रहिए, थोड़ा बहुत रीडिंग जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है वो मैं कराऊंगा। पूरे बुक के जो इंपॉर्टेंट है वो रीडिंग कराऊंगा, मतलब करा दूंगा, चिंता मत करिए। आपको ये नहीं लगेगा कि भैया ने निपटारा किया, भैया ने समझाया है, आप रीडिंग करिए, पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है?